गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का पेपर पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट हम पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा है इस समय, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन यानी सदिश क्षेत्र का कर्ल, और उससे पहले हमने आपको परिसंचरण यानी सर्कुलेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांकों में सदिश का कर्ल यानी कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार आता है एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेरिवेशन को करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं वापस से वो वीडियो दोबारा डाल दूँगी आपके लिए कि परिसंचरण यानी सर्कुलेशन क्या होता है और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तो ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की यानी परिसंचरण की। कि परिसंचरण किसे कहते हैं? सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्कुलेशन। पिछला वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ मैं इसको और भी क्लियर कर चुकी हूँ। और ये जो परिसंचरण की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि वो जो बंद पथ है उसका ओरिएंटेशन क्या है, यानी उसका झुकाव कैसा है। यदि हम उसको इस प्रकार से रखें कि उसका मान अधिकतम प्राप्त हो जाए, ठीक है, यानी वो जो परिसंचरण है बंद पथ का रेखा समाकलन, वह उस बंद पथ के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। यदि बंद पथ को इस प्रकार से रखा जाए कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त हो जाए, तो उस परिसंचरण के जो अधिकतम मान है उसको उस परिबद्ध क्षेत्रफल के से यदि हम डिवाइड कर देते हैं यानी उसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो वह हमारा सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। यानी क्या हुआ कि सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं और परिसंचरण का मान परिबद्ध क्षेत्रफल के एक निश्चित दिशा में अधिकतम प्राप्त होता है। और इस स्थिति में महत्तम रेखा समाकलन यानी मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल व परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात को सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। राइट, सो द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड along a closed path having a small surface element area divided by किससे per unit area is equal to the कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। ये तो हो गई इसकी एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे केवल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दूसरी एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कर्ल की, वो क्या है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यानी सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर डेल एंड द वेक्टर फंक्शन ए। राइट, तो ये हमारा यानी कर्ल ए बराबर है डेल क्रॉस ए। ये भी एक परिभाषा है। इसी परिभाषा को हम प्रूव करने जा रहे हैं, और वो आज का आर्टिकल है आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी किसी सदिश क्षेत्र ए का कर्ल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? परिसंचरण चाहिए, क्योंकि परिसंचरण को एरिया से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास कर्ल आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ल निकालने के लिए हमें सबसे पहले परिसंचरण की आवश्यकता है। तो सपोज द गिवन जो फील्ड है वो सदिश क्षेत्र क्या है? ए है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान ए है। राइट, और इसके चारों ओर जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है वो है आपका डी एक्स डी वाई, यानी उसकी डी एक्स तो चौड़ाई है और डी एक्स चौड़ाई है और डी वाई लंबाई है। तो ये हो गया आपका एरिया डी एक्स डी वाई, ये हो गया आपका एरिया। और इस एरिया को हमने किस पाथ के द्वारा डिनोट किया गया है? के एल एम एन, और फिर एन से हम कहाँ आ गए? वापस के पर। ये हो गया आपका क्लोज्ड पाथ। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका क्लोज्ड पाथ हो गया। तो हमने
अब हमें निकालना क्या है, हम निकालना चाह रहे हैं परिसंचरण को। परिसंचरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा K से L की ओर, L से M की ओर, और M से N की ओर, और N से K की ओर। ये इस पूरे पर हमको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक करके एक एक पाथ की ओर इसका जो लाइन इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे KL पाथ की ओर, यानी K से L की ओर जाने पर लाइन इंटीग्रल का मान क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब K से L की ओर जाने के लिए, जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, KL जो है पाथ, ये O बिंदु से कितनी दूरी पर है, -dy/2, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो क्या है आपकी dy है। तो O से KL जो पाथ है वो कितनी दूरी पर है, -dy/2 दूरी पर है। अब और दूसरा, जो x दिशा में जो वेक्टर फंक्शन है, जो वेक्टर फंक्शन a है, जो गिवन हमको वेक्टर फंक्शन a है, उसकी वैल्यू है a = i_ax + j_ay + k_z, यानी उसका x दिशा में जो कंपोनेंट है वो ax है, y दिशा में ay है, और z दिशा में az है। ये इसके 3 कंपोनेंट दिए गए हैं। अब चूंकि हम KL पाथ की बात कर रहे हैं, KL पाथ का मतलब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गिवन वैल्यू है वेक्टर a की x दिशा में, यानी अलोंग KL, वो थी हमारे पास ax। लेकिन चूंकि क्या हो रहा है, परिसंचरण है, वेक्टर फील्ड घूम रहा है, घूमने के कारण ax में परिवर्तन होगा। सो ax में जो परिवर्तन की दर है वो है डेल्टा ax/डेल्टा y। y दिशा में ax के परिवर्तन की जो दर है वो है डेल्टा ax/डेल्टा y। तो इससे क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि टोटल जो वैल्यू आ गई ax की वेक्टर सदिश क्षेत्र की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ KL, वो बराबर क्या हो गई हमारे पास, वो हो गई हमारे पास ax हमको दिया हुआ था, और परिवर्तन से हमको प्राप्त क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, डेल्टा ax/डेल्टा y तो दर है हमारी, और कितनी दूरी पर है हम यहाँ पर, ये जो KL पाथ है वो -dy/2 दूरी पर है। तो हमने क्या करा, जो रेट था हमारा डेल्टा ax/डेल्टा y, उसको हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -dy/2 से मल्टीप्लाई करा। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन ड्यू टू चेंज। ये हमें चेंज से प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि KL का जो कंपोनेंट है वो सदिश क्षेत्र KL दिशा में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड इज ax हमको दिया हुआ था, ये हमको परिवर्तन से प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो गई आपके ax माइनस डेल्टा ax/डेल्टा y इंटू dy/2। ये हो गई हमारे पास वैल्यू, किसकी हो गई हमारे पास, सदिश क्षेत्र की वैल्यू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ KL, राइट। इसी प्रकार से हम बाकी के पाथ भी निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले हम KL के बाद हम इसी के पैरेलल हमने MN की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब MN को आप ध्यान से देखें, MN जो पाथ है हमारा, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, +dy/2 दूरी पर है। तो जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था -dy/2 दूरी से, अब हमारा +dy/2 दूरी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। दूसरा, डायरेक्शन की बात करें, हम यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे थे, ये हमारा MN जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो MN बराबर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आने के कारण माइनस साइन आप यहाँ लगा देंगे, माइनस हो गया आपका, और यहाँ आपका, यहाँ जो ये माइनस था आपका, उसकी जगह आपका पास प्लस हो जाएगा। सो अलोंग MN द वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू -ax + डेल्टा ax/डेल्टा y इंटू dy/2। ये हो गया आपका अलोंग MN। अब आ जाते हैं हम बात कर रहे हैं हम LM पाथ की। LM पाथ आप देख रहे हो O से कितनी दूरी पर है, dx/2 दूरी पर है, इसलिए LM की दिशा में क्या होगा, LM मैंने, अब LM जो पाथ है वो y डायरेक्शन है, तो जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ay है, और परिवर्तन कितनी दिशा में, डिस्टेंस कितना है हमारा, dx/2, रेट क्या हो जाएगा, अब ay में परिवर्तन आएगा, सो डेल्टा ay/डेल्टा x। सो अलोंग LM बराबर वैल्यू, वेक्टर फंक्शन की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो हो गई ay + डेल्टा ay/डेल्टा x इंटू dx/2। ये वैल्यू हो गई आपकी LM, पॉजिटिव होगी क्योंकि हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। अब यदि हम इसी प्रकार से हम NK निकाल सकते हैं,
यदि हम एन के की बात करें तो एन के बराबर अगेन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है। डिस्टेंस भी आपका क्या है, यहाँ से देख रहे हो आप, डिस्टेंस माइनस dx/2 है। सो ये वैल्यू हो गई, माइनस साइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हो गया, और माइनस dx/2 आपका आ गया किसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हम माइनस डायरेक्शन में है आपकी वैल्यू एन की, ओ से माइनस दिशा में है, माइनस dx/2 दूरी पर है हमारा एन के पाथ। सो ये हो गया आपका माइनस ay माइनस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा एक्स इंटू dx/2। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला है अभी बच्चों, हमने KL, LM और MN और NK इन सभी दिशाओं की तरफ हमने विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्र का मान अभी कैलकुलेट किया है। अब आ जाते हैं हम आगे, अगले उसमें हम निकालेंगे परिसंचरण निकालेंगे। सो देयरफॉर अलोंग क्लोज्ड पाथ KLMN द लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू, क्लोज्ड पाथ पे निकालना है तो हम सारे पाथ को जोड़ देंगे, यानी K से L की ओर, L से M की ओर, M से N की ओर और N से K की ओर। ये चारों पाथ हमने जोड़ दिए। वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पर। पाथ सदिश क्षेत्र का मान हम निकाल चुके थे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है, यानी DL का मान क्या है यहाँ पर, KL की दिशा में dx हो गया, MN की वजह से y आ गया आपके पास, NK की जो डिस्टेंस है आपका वो dx हो गया, और MN का हो गया dx हो गया, और NK का आपके पास हो गया dy। तो इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद आप ब्रैकेट्स को खोल लीजिए मल्टीप्लाई करके, और आपके पास जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास ax dx आपका प्लस आएगा यहाँ पर, और इधर आपके पास ax dx आपका पास माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ay dy इधर प्लस आएगा और इधर ay dy आपको माइनस मिलेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आ गई आपके पास डेल्टा ay अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dx dy। ये आपके पास आ गया क्लोज्ड पाथ पर लाइन इंटीग्रल। अब कर्ल ए की परिभाषा के अनुसार जो कर्ल ए जो है वो उस दिए गए पाथ का, जो भी जिस भी पाथ पर हम चल रहे हैं, जैसे हमने अभी क्या लिया है XY एरिया ले रखा था, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट प्राप्त होगा। तो हमने जो KLMN है वो किस डायरेक्शन में है, XY है, XY प्लेन में है, तो हमें जो कंपोनेंट प्राप्त होगा कर्ल ए का यहाँ से वो मिलेगा Z कंपोनेंट। सो कर्ल ए Z कंपोनेंट बराबर हो गया कर्ल ए डॉट K कैप इज इक्वल टू, डेफिनेशन के अनुसार लिमिट dx dy टेंड्स टू 0, यानी dA टेंड्स टू 0 था, तो यहाँ पर एरिया क्या आपके पास है, dx dy है। सो लिमिट dx dy टेंड्स टू 0, 1 अपॉन dx dy लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड पाथ, यानी KLMN A डॉट DL। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड पाथ ओवर हेयर, और यहाँ से dx dy आपका कैंसिल हो जाएगा, then you will get the value delta ay upon delta x minus delta ax upon delta y, and say this is equation number 3। तो अब आपके पास यहाँ से कर्ल ए का z कंपोनेंट आपको प्राप्त हो गया है। अब आप सिमिलरली लिखेंगे x कंपोनेंट और सिमिलरली y कंपोनेंट। अब ये x और y कंपोनेंट कैसे लिखना है, चूँकि बच्चों आपको मालूम है आपके पास जो रिजल्ट प्राप्त होना है वो है कर्ल ए बराबर है डेल क्रॉस ए, यानी ऑपरेटर डेल ऑपरेटर और ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आप कुछ बीच में गैप छोड़कर यहाँ पहले नीचे रिजल्ट लिख लीजिए कि कर्ल ए बराबर है आपका डेल क्रॉस ए। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेल क्रॉस ए को हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से आप 11th में क्लास में और मैथ्स में पढ़कर आए हो। कर्ल ए बराबर है आपका, इसको मैट्रिक्स में यदि हम लिखें हैं डेल क्रॉस ए को आई जे के डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या है आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। सो हमने यहाँ पर लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और जो वेक्टर ए है इसके जो कंपोनेंट हैं वो आपके हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। मैट्रिक्स को आप यदि आप खोलते हो, यदि आप x कंपोनेंट की बात करते हो तो x कंपोनेंट आपके पास क्या आ गया, आई कैप बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके पास डेल्टा ए जेड डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा ए वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड,
यानी इसको आपने इधर से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने इधर से मल्टीप्लाई करा माइनस करके, तो ये आपके पास आ गया कर्ल ए का एक्स कंपोनेंट। इसी प्रकार से आप वाई कंपोनेंट लिख लेंगे, जेड आप निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ल ए का जेड कंपोनेंट निकालना है। उसके बाद आप कर्ल ए को डेल क्रॉस ए की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको उल्टा आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, देन मैट्रिक्स को खोलकर आप इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी एरर नहीं होगी और आपका आंसर भी सही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्ल ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, यानी जो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है कि कर्ल ए किसके बराबर होता है, कर्ल ए इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड ए ऑपरेटर। अब आपके पास एक आर्टिकल आपका और बचा है, वो है आपकी स्टोक्स कर्ल थ्योरम। बस वो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालकर ये यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इस बीच में मैंने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे, आई होप सबने असाइनमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी, इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर साथ में मिलेंगी। तो आप इनको करना शुरू कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ। आपके पास जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल, उसी बुक की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको फिर सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।